एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी बेटी रहा करती थी। बेटी का नाम राधा था। राधा बहुत ही ईमानदार लड़की थी। राधा, तुम इतनी सुबह सुबह ही काम में लग जाती हो। पिताजी, काम जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा होता है, और फिर खेत का काम भी तो करना है ना। हाँ बेटी, आज हमें फसल की कटाई करनी है। ये फसल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे बेचकर हमारा कर्जा चुकाना है। जी पिताजी, हम पूरी मेहनत करेंगे। फसल अच्छी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और अच्छे पैसे भी मिलेंगे। हाँ राधा, पर हमें जल्दी करना होगा। कर्जदाता जमींदार ने आज ही हमें कर्ज चुकाने का अल्टीमेटम दिया है। राधा और रामलाल धीरे धीरे चलते हुए मंदिर के पास पहुँचते हैं। हे भगवान, हमारी फसल अच्छी हो और हमें हमारी मेहनत का फल मिले। भगवान जी, हमें शक्ति देना कि हम अपनी मेहनत से सफल हो सकें। रामलाल भाई, फसल कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है भाई, बस आज फसल काटने जा रहे हैं। राधा बेटी, तुम तो खूब मेहनत करती हो। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। धन्यवाद काका। काका, आपकी शुभकामनाओं की मैं बहुत आभारी हूँ। राधा, हमें काम जल्दी खत्म करना होगा ताकि हम समय पर सरसों का तेल बेच सके और जमींदार का पैसा चुका सके। पिताजी, हमें भगवान पर भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा। रामलाल और राधा मंदिर के पास से गुजरते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे चलने पर वो अपने खेतों के करीब पहुंच जाते हैं। रास्ते में वो अपने पड़ोसी किसान श्यामलाल से मिलते हैं, जो रामलाल के खेत के बगल में ही खेती किया करता था। रामलाल, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी लग रही है। हमारे जहाँ तो इस साल कुछ खास नहीं हुआ। श्यामलाल, कभी कभी ऐसा हो जाता है। परिश्रम करते रहो, भगवान तुम्हारे साथ है। श्यामलाल के मन में जलन थी। उसकी फसल इस साल अच्छी नहीं हुई थी और वो रामलाल की सफलता से सख्त ईर्ष्या किया करता था। श्यामलाल के चेहरे पर जलन का भाव साफ साफ दिखाई देता था। वह रामलाल और राधा को जाते हुए देखता है और मन में तरह तरह की बातें सोचता है। रामलाल की किस्मत हमेशा ही अच्छी होती है। पता नहीं इसने ऐसा क्या किया है कि इसकी फसल हमेशा अच्छी होती है। शायद इसने कुछ चालबाजी की होगी, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है। रामलाल और राधा को खेत में कदम रखते ही एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। सरसों के पीले फूल के पौधे, हवा के झोंके और लहराती हुई फसलें, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रकृति अपना कोई सुंदर नृत्य दिखा रही हो। खेतों की हरियाली और फसलों की खुशबू एक आनंद ही आनंद में माहौल बना रही थी। राधा और रामलाल ने अपनी मेहनत से संपन्न इस फसल को तैयार किया था और हर पौधे से उनकी बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई थी। पिताजी, देखिए ना, हमारे खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। फसलें कितना सुंदर लहरा रही हैं। हाँ बेटी, ये सब तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा का परिणाम है। इस बार फसल अच्छी है। उम्मीद है कि हमें अच्छे दाम मिलेंगे। जी पिताजी। पिताजी, श्यामलाल काका की फसल खराब क्यों हुई है? क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? हाँ राधा, हमें जरूर उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन पहले हमें अपनी फसल काटनी होगी ताकि हम समय पर अपना कर्ज चुका सके। राधा और रामलाल फसल की कटाई शुरू करते हैं। वो दोनों ध्यान से काम में जुट जाते हैं। राधा, हमें जल्दी करना होगा। फसल काटने के बाद हमें इसका तेल भी तो निकालना है। जी पिताजी। दोनों फसल की कटाई में लग जाते हैं। धूप में पसीना बहाते हुए पूरी लगन के साथ राधा और रामलाल मिलकर कटी हुई फसल के गट्ठर बनाते हैं। राधा, चलो थोड़ा सा आराम कर ले। ठीक है पिताजी, थोड़ा पानी पी लेते हैं। राधा, हम थोड़ा फसल तो काट चुके हैं, अब इसे तेल निकालने के लिए ले चलते हैं। हाँ पिताजी, चलिए। रामलाल, रामलाल भाई, कहाँ जा रहे हो? राम राम भाई, बस सरसों का तेल निकालने के लिए जा रहे हैं। राधा बेटी, तुम तो खूब मेहनत करती हो।
भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। धन्यवाद काका, आपकी शुभकामनाओं की मैं बहुत आभारी हूँ। रामलाल, 1 किलो तेल मेरे घर भी दे जाना। तुम्हारे सरसों के तेल से बनी सब्जी का अलग ही स्वाद आता है। हाँ भाई जरूर। राधा और रामलाल तेल निकालने का काम बड़ी मेहनत और धैर्य से कर रहे थे। तेल की हर बूंद उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसी से वो अपना कर्ज चुका सकते थे। थोड़ी देर बाद वो तेल निकालने का काम पूरा कर लेते हैं और तेल को मटकों में भरकर बाजार की ओर बढ़ते हैं। बाजार में राधा और रामलाल सरसों का तेल लेकर पहुंच जाते हैं और एक जगह मटकों को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन काफी समय काटने के बाद भी किसी का भी ध्यान उन पर नहीं जाता है। राधा, अब तक किसी ने हमारा तेल नहीं खरीदा। अगर हमारा तेल नहीं बिका तो हम अपने कर्ज कैसे चुकाएंगे? पिताजी, हमें धैर्य रखना होगा। भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन तेल नहीं बिकता है। राधा और रामलाल की चिंता बढ़ती जाती है। राधा और रामलाल का विश्वास अब भी कायम था। उनकी आंखों में उम्मीद की किरण अब भी जग रही थी, लेकिन समय बीतता जा रहा था और तेल बिक ही नहीं रहा था। ये तेल कैसा है? ये शुद्ध सरसों का तेल है, बहुत मेहनत से निकाला है। धीरे धीरे और भी लोग तेल खरीदने आने लगते हैं। हमें भी 3 किलो तेल देना। हमारे लिए भी 1 किलो तेल देना। राधा, देखो सारा तेल बिक गया। अब हम हमारा कर्ज चुका सकते हैं। पिताजी, भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया। अब हम अपने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। अरे मोहन, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? रामलाल भाई, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होगा, लेकिन मेरे पास इलाज के लिए उतने पैसे नहीं है। मैं क्या करूं? मोहन, चिंता मत करो। ये लो, ये पैसे रखो और अपनी माँ का इलाज कराओ। हाँ? रामलाल, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मोहन, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। राधा और रामलाल मोहन की मदद करने के बाद घर लौट जाते हैं। रास्ते में राधा अपने पिता से पूछती है, पिताजी, अब हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? हमने आधे पैसे तो मोहन काका को दे दिए। राधा, हमारे पास अभी भी कुछ पैसे बचे हैं। हम वो पैसे जमींदार को दे देंगे और बाकी कर्ज के लिए कल पूरी फसल का तेल निकाल कर बेच देंगे। हमें ईमानदारी और मेहनत पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। रामलाल, तुमने कर्ज चुकाने का वादा किया था। आज का दिन खत्म होने को है और अभी तक तुमने पैसे नहीं दिए। जमींदार जी, हम आपके कर्ज को चुकाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो पैसे बचे हैं वो हम आपको दे रहे हैं। बाकी का कर्ज हम कल फसल का तेल बेचकर चुका देंगे। ठीक है, लेकिन कल तक पूरा कर्ज चुकाना होगा, वरना तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। रामलाल और राधा घर के अंदर सो रहे होते हैं। घर के बाहर चांदनी रात थी। अचानक एक आदमी काले कपड़े में लिपटा हुआ चुपके से खेत की ओर बढ़ जाता है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कभी कभी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते समय मुश्किलें भी आती हैं। आज रात भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। आदमी खेत के पास पहुंचता है और चारों तरफ नजरें दौड़ाता है। फिर वो एक छोटी सी बोतल निकालता है जिसमें कोई ज्वलनशील तरल पदार्थ था। वह खेत में तरल पदार्थ डालकर आग लगा देता है। आग धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाती है। अब देखता हूँ ये लोग अपनी ईमानदारी का क्या करते हैं। रामलाल, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। राधा, देखो कौन है बाहर। रामलाल भाई, रामलाल भाई, तुम्हारे खेत में आग लग गई है, जल्दी चलो। क्या?
हमारे खेत में आग लग गई। जल्दी चलो, हमें तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। रामलाल और राधा जल्दी से खेत की ओर दौड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वह देखते हैं कि पूरी फसल जलकर राख हो चुकी है। आग की लपटें अब धीमी हो चुकी हैं, लेकिन चारों ओर धुआं फैला हुआ है। ओह, हमारी सारी मेहनत जलकर राख हो गई। पिताजी, ये कैसे हो गया? हम तो अपने खेत की कितनी अच्छी देखभाल कर रहे थे। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। राधा और रामलाल खेत के पास वापस जाते हैं और उदास और निराश हो जाते हैं। राधा, अब क्या करेंगे? हमारी सारी फसल जल गई। अब हमारे पास और कुछ नहीं बचा। हाँ पिताजी, अब हम क्या करेंगे? तुम्हारा कर्ज बाकी है। जमींदार जी, हमने हमेशा समय पर कर्ज चुकाया है। हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए। फसल जल गई है और मुझे माफ करना रामलाल, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें ये घर खाली करना ही होगा। जमींदार जी, कृपया हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए। हम फिर से मेहनत करके आपका सारा कर्ज चुका देंगे। मेरी बेटी और मैं सड़क पर आ जाएंगे नहीं तो। मैंने जो कहा वही होगा। तुम्हें कल सुबह तक ये घर खाली करना होगा। पिताजी, हम क्या करेंगे? हमारा सब कुछ खत्म हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटी। हमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीने की कोशिश की है, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये कितना अन्याय है। जमींदार ने बहुत गलत किया है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। राधा, अब हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। हाँ पिताजी, हम फिर से शुरू करेंगे। रामलाल, राधा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? मुखिया ने हमें घर से निकाल दिया। अब हमारे पास रहने की भी कोई जगह नहीं है। तुम लोग मेरे घर चलो, तुम लोग वहाँ आराम से रह सकते हो। कमला, देखो कौन आया है। रामलाल और राधा आई हैं। क्या हमारे पास खुद के रहने के लिए जगह नहीं है और आप इन लोगों को यहाँ लेकर आ गए? कमला, ये हमारा फर्ज है कि हम अपने दोस्तों की मदद करें। नहीं, मैं किसी को यहाँ रहने नहीं दूंगी। मुझे ये मंजूर नहीं है। हरी, हमें माफ करना। हम यहाँ से चले जाते हैं। हाँ पिताजी, हमें यहीं रुकना चाहिए। नहीं, रुको, मैं कमला को समझा लूंगा। नहीं हरी, हमें तुम्हारे घर में और समस्या नहीं बढ़ानी चाहिए। हम अपने खेत पर वापस जाएंगे। राधा, हमने कितनी मेहनत की थी इस खेत को खड़ा करने के लिए, लेकिन अब हमें फिर से शुरू करना होगा। पिताजी, हम फिर से मेहनत करेंगे और एक नया आरंभ करेंगे। राधा बेटी, तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। तुमने झोपड़े को बना दिया है? हाँ पिताजी, हम इस खेत में रातों को ठहर सकते हैं। राधा बेटी, ये कुछ राशन है, चलो खाना बनाते हैं। सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया है। पिताजी, हमारे सारे खेत खत्म हो गए हैं। हाँ बेटी, इसलिए मैं काम की तलाश में गया था, पर कहीं भी कुछ नहीं मिला। पर हरी ने कुछ पैसे दिए हैं मुझे, मैं उसको बाद में वापस कर दूंगा। पिताजी, ये मैंने कुछ पैसे बचा रखे थे। ये आपका और मेरा खाने का प्रबंध कर सकते हैं। कुछ दिन इन पैसों से हमारा इंतजाम हो जाएगा। लेकिन ये सिक्के कहाँ से आए? मैंने बचा कर रखा था, मुझे लगा कि शायद कहीं पर मदद लग जाए। बहुत अच्छा किया बेटी तुमने। तुम्हारी माँ भी ऐसा ही करती थी। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो राधा। अगर आज शांति जिंदा होती तो तुम पर बहुत गर्व होता उसको कि हमारी बेटी कितनी समझदार हो गई है। राधा, ये हालात हमारे लिए कितने मुश्किल हो गए हैं। अब हम अनाज कहाँ से लाएंगे? बचा हुआ सारा राशन खत्म हो गया है और कोई काम भी मुझे नहीं मिल रहा। रामलाल भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मुश्किलें। मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए ही आया हूँ।